Hi students, Assalamu alaikum. I am Mohammad Alam, your chemistry teacher. केमिकल बॉन्डिंग में हमने इंट्रोडक्शन, ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल, वाई केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड ये पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड के कौन से टाइप्स होते हैं? डू यू नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स? तो इसका जो पहला टाइप होता है वो है आयोनिक बॉन्ड। पहला नंबर होता है आयोनिक बॉन्ड। हम थोड़ा इस चैप्टर को डिटेल में लेंगे इंशाल्लाह। दूसरा नंबर जो टाइप होता है वो इसका है कोवलेंट बॉन्ड, और ये जो चैप्टर है वो इस टाइप पे कोवलेंट बॉन्डिंग पे ना, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तीसरा नंबर जो टाइप है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। चौथा नंबर बताएं? चौथा नंबर मेटालिक बॉन्ड। पांचवा नंबर है हाइड्रोजन बॉन्ड, सो ऑन। तो ये मेन टाइप जो है ना वो 5 मेन है, बाकी भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक तरतीब है बॉन्ड स्ट्रेंथ की, याद रखना, ठीक है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है। यानी सबसे मजबूत बॉन्ड आयनिक होता है, दूसरे नंबर पे कोवलेंट होता है, तीसरे नंबर पे कोऑर्डिनेट होता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है कोई भी पूछ सके, अगर पेपर में आ जाए बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन सा बॉन्ड मजबूत है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ना टॉप टू बॉटम क्या हो रही है? डिक्रीजेस। तो सबसे मजबूत बॉन्ड जो है ना वो आयोनिक बॉन्ड होता है। तो चले पहला नंबर जो टाइप है वो कौन सा है? आयोनिक बॉन्ड है। व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड को और क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं इसको कर्निल बॉन्ड। यानी आयोनिक बॉन्ड इसको हम कर्निल बॉन्ड भी बोलते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोलते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये मुख्तलिफ नाम है इसके, ठीक है, जो आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। तो आयनिक बॉन्ड किसने दिया था? आयनिक बॉन्ड दिया था विलियम कॉसिल ने, ठीक है। W कॉसिल नाम से पहचाना जाता है। So ionic bond was given by W. Cosil in 1916. कोवलेंट बॉन्ड भी इसी साल में आया था, ठीक है। आयनिक बॉन्ड भी सेम ईयर है इसका भी, 1916। कोवलेंट बॉन्ड किसने दिया? G.N. लिविस ने, ठीक है। आयनिक बॉन्ड W. कॉसिल ने। अच्छा, इसके मुख्तलिफ नाम हैं। यहाँ से देखें, आयनिक बॉन्ड यानी आयन, बेसिकली ये आयंस का बना होता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड बिटवीन आयंस। आप बोल सकते हो द बॉन्ड बिटवीन आयंस, या इधर बोले द बॉन्ड बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। केटाइन एंड एनाइन। केटाइन पे कौन सी चार्ज होती है? प्लस। एनाइन पे माइनस चार्ज होती है। सो आयनिक बॉन्ड जो है वो आयंस के बीच में बनता है। आयनिक बॉन्ड को हम कर्निल बॉन्ड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं? तो डेफिनेशन से आपने समझ में आ गया होगा। आप कह सकते हैं द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम, ठीक है, एटम से एटम में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम वन एटम टू, फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम, टू एन अदर एटम, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। या तीसरी डेफिनेशन समझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आइंस यानी कैटाइन एंड एनाइन, इनके बीच में कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। तो चले हम डेफिनेशन से ये समझेंगे आयनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं, कर्नेल बॉन्ड क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, और इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड क्यों कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो बॉन्ड है ना, मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, मेटल एंड नॉन मेटल, ये बात याद रखना, मेटल और नॉन मेटल। सो मेटल एंड नॉन मेटल फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये सर इन डिटेल्स में टॉपिक ही नहीं है। बेटा जो सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे ना हम, वो तो टॉपिक है ना सॉलिड स्टेट, उसमें सॉलिड के 4 टाइप्स हैं, ठीक है, उसमें एक टाइप आपका आयोनिक सॉलिड भी है, वो सारा आयोनिक बॉन्ड पे है। अगर ये समझ गए तो आप एक टाइप वहाँ से यानी समझ में आ जाएगा। तो आयोनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। अच्छा इसका एग्जांपल समझें, सोडियम, सोडियम जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 281। अभी ये सोडियम जो है एटम अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ करेगा, सोडियम पे कौन सी चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया किस हालत में, गैस की हालत में, ठीक है, और इस पर ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो कितने बच गए, 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, ये निकल गया इलेक्ट्रॉन, किधर से निकला है, मेटल से निकला है। दूसरी जानिब क्या है, क्लोरीन है, वो भी गैस की हालत में, इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, 8, 7। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो है ना वो क्या करता है, गेन करेगा। जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन बच गए 2, 8, 8। अभी देखें, यानी इन दोनों आयंस के बीच में एक फोर्स क्रिएट होगी, सोडियम प्लस और ये क्लोरीन माइनस, इन दोनों के बीच में जब ये दोनों आयंस आपस में मिलते तो इनके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा होती है, वो इस तरह होती है, सोडियम प्लस और ये क्लोरीन माइनस, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरह होती है जैसे मूछें होती है ना, ये देखें, ये एक जन्म लेती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इन दो आयंस को आपस में क्या करती है, जकड़ के रखती है। तो यहाँ पे ये सॉलिड लिखिए आप, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में, दो आयंस के बीच में, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। और देखिए इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, ट्रांसफ़र किया, एक एटम ने दूसरे एटम ने लिया, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉन का आखिरी दायरे में ट्रांसफ़र होना एक दूसरे की तरफ। उसके बाद हम इसको कर्नेल बॉन्ड क्यों बोलते हैं, कर्नेल बॉन्ड इसलिए बोलते हैं कि ये जो सोडियम आयन है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने अभी 2, 8 है, 2, 8 मीन्स नियॉन कॉन्फ़िगरेशन, और जिसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए उसे कहते हैं कर्नेल। इसी तरह ये जो क्लोरीन है माइनस, इसके पास कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, सही है, 2, 8, 8 है। तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, लाइक आर्गन। तो आर्गन क्या है, नोबल गैस है, जिसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है, और उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसलिए हम उसको कर्नेल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। कर्नेल का मतलब होता है नोबल स्ट्रक्चर जिसके अंदर हो। तो हम इसको कर्नेल बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आयंस के बीच में बनता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसके नाम मुख्तलिफ क्यों थे, आयनिक बॉन्ड यानी आयंस के बीच में बॉन्ड का बनना,
कर्निल बॉन्ड यानी नोबल गैस स्ट्रक्चर का आ जाना। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रेजेंट। सो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ चला जाता है। सो अभी हम देखें आयनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल्स। आयनिक बॉन्ड आराम से आप पहचान सकते हैं। पहली निशानी क्या होती है आयनिक बॉन्ड की? तो एक कंपाउंड के अंदर मेटल होगा और दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल होगा। सो मेटल और नॉन मेटल के बीच में मुझे पता है सोडियम क्या है? मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, तो आयनिक बॉन्ड है। पोटाशियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, तो ये इसमें आयनिक बॉन्ड है, यानी ये आयनिक कंपाउंड है। इसी तरह एग्जांपल लेते जाएं, मैग्नीशियम इज मेटल, ब्रोमीन इज नॉन मेटल, सोडियम इज मेटल, फ्लोरीन इज नॉन मेटल, तो ये प्योर आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि प्योर आयनिक बॉन्ड, प्योर आयोनिक कंपाउंड इज, तो प्योर आयनिक कंपाउंड कैसे पहचानते हैं? तो ए ऑप्शन है हमारे पास NaCl, बी ऑप्शन है NaCN, तीसरा ऑप्शन है NaOH, चौथा ऑप्शन है Na2SO4। कह रहा है कि प्योर आयनिक कंपाउंड कौन सा है इनमें से? तो आप एक काम करें, ये मेटल है, सब में मेटल है ना, और दूसरा एलिमेंट क्या है? नॉन मेटल है। इट मीन्स दीज आर आयनिक कंपाउंड्स। अभी आप दूसरी बात, एक मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, पर ये नॉन मेटल नॉन मेटल है, ठीक है ना? ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, ये मेटल है, ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है। तो इसमें सिर्फ मेटल और नॉन मेटल है। जिसमें सिर्फ मेटल नॉन मेटल हो तो वो आपका हो जाएगा कौन सा? प्योर आयनिक कंपाउंड। इसमें कोवलेंट यानी नेचर भी आ रही है, कोवलेंट बॉन्ड है इसके अंदर, S और O के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। नाउ हाउ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड? आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? ओके बेटा, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? तो देखें, पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। आपको पता है सोडियम किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होता है। जब आप इसको हीट करोगे, ये किसकी निशानी है? हीट की। सोडियम सॉलिड को हीट करोगे तो सोडियम किस में कन्वर्ट हुआ? गैस में। इसे हम क्या कहेंगे? सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, इसे बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन। यानी सोडियम सॉलिड फॉर्म से किस फॉर्म में आया? गैस फॉर्म में, इसे बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। अभी सोडियम सॉलिड से जब गैस में जाता है तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, याद रखना। सोडियम जो है ना, ये सॉलिड फॉर्म में, ये एटम इसका सॉलिड फॉर्म में, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा अगर आप इसको हीट दे रहे हो। ये हीट सिर्फ इस सॉलिड को कन्वर्ट करेगी किस में? गैस में। यानी ये सोडियम हमारा एटम किस में कन्वर्ट हुआ? गैस में, ठीक है। अभी इसने 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला लूज कर दिया है, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। यानी जब सोडियम गैस से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, आयोनाइजेशन हुई, ठीक है। यहाँ से क्या हुई है? इधर आयोनाइजेशन हुई, 281, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 8। ये जो एनर्जी है, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है कितनी? प्लस 495 किलो जूल। आगे इसी हमारे टेक्स्ट बुक में प्लस 496 भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 496 माइंड में रखें आप, ठीक है, या 5 माइंड में रखें, प्लस 495 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पर मोल निकल गए, ठीक है ना,
ये एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का निकला। अभी सोडियम आयन बना, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। दूसरा स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। अभी देखें क्लोरीन इज ऑलरेडी इन गैसियस स्टेट, ठीक है। इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया है वो कौन गेन करेगा? क्लोरीन का एटम। क्लोरीन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 8 7। अभी ये इलेक्ट्रॉन जब इसने गेन किया तो कितने हो गए? 2 8 8। अभी इसमें एनर्जी कितनी रिलीज हुई है यहाँ पे चेक करें। एनर्जी जो रिलीज हुई है, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हो, इसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये आईपी वैल्यू है। ये कौन सा था? आईपी वैल्यू। और यहाँ पे ये इसका है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। -347 किलो जूल है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है ना। तो -347 किलो जूल एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है। तो देखें फर्स्ट स्टेप में +495 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। सेकेंड स्टेप में -347 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। तो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को +495 -347, आप इसमें से ये माइनस करें, ठीक है ना। माइनस करें तो नेट एनर्जी डिफरेंस कितना बन रहा है? +148। अभी ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस बन रहा है इधर, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? प्लस के बच गए। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी का रिलीज़ होना, सिस्टम का डाउन होना ज़रूरी होता है, जिससे बॉन्ड स्टेबल होता है। तो यहाँ पे प्लस साइन आ रही है। प्लस साइन का मतलब क्या होता है? नॉट अ गुड साइन, नॉट अ गुड साइन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, साइन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ये बॉन्ड बनने की अच्छी निशानी नहीं होती, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो इसलिए माइनस का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो थर्ड स्टेप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयनिक बॉन्ड के बनने में, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लेटाइस। अभी क्रिस्टल लेटाइस क्या होता है? देखिए सोडियम आयन, इसके पास 2 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 8 8 हैं। तो ये दोनों आयन, ठीक है, नोबल स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू आपस में मिल जाएंगे। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो थर्ड स्टेप में एनर्जी जो रिलीज़ होती है ना, वो इतनी ज़्यादा रिलीज़ होती है ताकि प्लस साइन वाला जो कर्ज है वो भी ख़त्म हो जाए, ऊपर से माइनस साइन आ जाए। तो थर्ड स्टेप में जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, इस एनर्जी को -788 किलो जूल पर मोल को क्या बोलते हैं हम? लेटाइस एनर्जी। तो देखिए लेटाइस एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी डिफरेंस चेक करें, -788 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है? +148 किलो जूल पर मोल। अभी आप चेक करें, यानी 0 का डिफरेंस, यानी 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 6, तो माइनस के बच गए, प्लस के माइनस के बचे किलो जूल। तो मुझे बताएं, ये एक अच्छी निशानी हुई ना। तो जितनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज, उतना बॉन्ड क्या हो जाता है? मजबूत, यानी स्टेबिलिटी साइन है, ये स्टेबिलिटी साइन है। तो जितनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज, उतना बॉन्ड मजबूत होता है। तो थर्ड स्टेप में एनर्जी क्यों रिलीज़ हुई ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पे हमारा डिफरेंस बन रहा था प्लस का। तो बेटा ये समझ में आ गया, -640 किलो जूल, यानी एनर्जी टोटल जो है वो इसका नेट सम आया। तो ये वाला जो जितनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज़, उतना बॉन्ड मजबूत होता है। पहले लेक्चर में देखे मैंने एक MCQ दिया था कि 4 ऑप्शन थे, AB बॉन्ड, AC AD, ठीक है ना, पढ़ाया था। उसमें एनर्जी डिफरेंस लिखा हुआ था, जितना माइनस में ज़्यादा उतना बॉन्ड क्या था? मजबूत। अगर सारे ऑप्शन प्लस में आ जाएं, एनर्जी का जो डिफरेंस प्लस में दिया हो, तो जितना प्लस कम उतना बॉन्ड मजबूत होता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि लेटाइस एनर्जी क्या होती है, ठीक है ना। व्हाट इज़ लेटाइस एनर्जी? ये देखें सोडियम आयन 1 मोल है, ये भी क्या है? क्लोराइड आयन 1 मोल है। द एनर्जी रिलीज्ड, डेफिनेशन क्या होगी? द एनर्जी रिलीज्ड, ये एनर्जी रिलीज हुई,
व्हेन 1 मोल, ये देखिए 1 मोल सॉलिड बना, व्हेन 1 मोल सॉलिड क्रिस्टल, सॉलिड फॉर्म में, व्हेन 1 मोल सॉलिड क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मोल ईच गैसियस आयन, ठीक है ना, 1 मोल ईच गैसियस आयन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेफिनेशन, द एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole each gaseous ion positive and negative to form 1 mole solid crystal, 1 mole solid crystal, यानी एक क्रिस्टल बनाए सॉलिड फॉर्म में, किस में से बनाए, गैसियस आयन से बनाए, तो इसमें एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटाइस एनर्जी। तो ये डेफिनेशन नोट करना लेटाइस एनर्जी की, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन है लेटाइस एनर्जी की। तो लेटाइस एनर्जी कैसे फाइंड की जाती है, तो लेटाइस एनर्जी का फार्मूला है, लेटाइस एनर्जी इज इक्वल टू Q पॉजिटिव Q नेगेटिव R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे प्लस है। तो ये एक फार्मूला है किसका, टू कैलकुलेट लेटाइस एनर्जी। यहाँ पे Q प्लस क्या है, चार्ज ऑन कैटाइन, कूलम्ब में जो चार्ज लिखेंगे, कूलम्बिक चार्ज कैटाइन पे, कूलम्बिक चार्ज एनाइन पे। R प्लस का मतलब है रेडियस ऑफ कैटाइन, प्लस R माइनस का मतलब है रेडियस ऑफ एनाइन। तो अगर हम कूलम्बिक चार्ज लिखें पॉजिटिव और नेगेटिव की, और रेडियस भी लिखें, ये वैल्यूज़ मिले हों, तो लेटाइस एनर्जी इस फार्मूले पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पर हम एंट्री टेस्ट में ज़ाहिर ट्रिक लगाएंगे ना, ताकि जल्दी से प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जाए। तो लेटाइस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q प्लस Q माइनस, जितनी चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा, उतनी लेटाइस एनर्जी ज़्यादा होगा। तो हम एक ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे, है ना, इस फार्मूले पे हल नहीं करेंगे। ट्रिक यूज़ कौन सी है, यूनी यानी जो कैटाइन होगा और एनाइन वो यूनी होना चाहिए। यूनी मीन्स पॉजिटिव चार्ज, यानी मोनोवैलेंट होना चाहिए। जैसे लिथियम प्लस है, इस पे +1 चार्ज है ना, क्लोरीन माइनस है, इस पे -1 चार्ज है। तो ये हो गया यूनी, समझ में आ गया। तो यूनी जो होगा उसकी लेटाइस एनर्जी कम होगी, किससे, यूनी बाय से, यानी एक यूनी हो, यूनिवैलेंट हो, एक हो बाइवैलेंट कंपाउंड के अंदर। तो यूनी लेस लेटाइस एनर्जी देन यूनी बाय, लेस एनर्जी देन बाय, लेस एनर्जी देन बाय, लेस एनर्जी देन बाय ट्राई, यहाँ पे लिखें बाय ट्राई, लेस एनर्जी देन ट्राई, ओके। तो ये एक ट्रिक यूज़ करें आप, ठीक है। यूनी की लेटाइस एनर्जी क्या होगी, कम होगी, किससे, यूनी बाय से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम MCQ सॉल्व करते हैं। MCQ नंबर 1, हाईएस्ट लेटाइस एनर्जी, हाईएस्ट लेटाइस एनर्जी। आप लेटाइस एनर्जी किसकी ज़्यादा है वो ढूंढें, ठीक है ना, हाईएस्ट लेटाइस एनर्जी। एक ऑप्शन इस तरह आ सकते हैं ABCD, ठीक है। एक MCQ से हम 3 शिकार करते हैं, 3 टाइप के MCQs ABCD। यहाँ पे ABCD, लिथियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखें इस कंपाउंड में सब के सब क्या है, यूनी है ना, आयंस जो है वो यूनी है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी मुझे बताएं इनमें से किस कंपाउंड की लेटाइस एनर्जी ज़्यादा होगी।
इफ कैटाइन्स आर सेम, यानी कैटाइन सेम हो, ये कैटाइन सेम है, तो आपने एनाइन की साइज चेक करनी है। इफ कैटाइन्स आर सेम, इफ कैटाइन्स आर सेम, see the size of anion, see the size of anion। तो anion जितना छोटा उतनी उसकी लेटाइस एनर्जी ज़्यादा। तो सारे यूनी है, सारे लिथियम आयन है, इसको छोड़ें आप, इनमें से कौन छोटा है साइज में? फ्लोराइड आयन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइन। तो फ्लोराइड आयन यहाँ पे क्या है? छोटा है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ? ए। If cations are same, then see the size of anion. If anion is smallest, its lattice energy will be highest. इसी तरह अच्छा देखें, अगर यहाँ पे कैटाइन सेम है, यहाँ पे एनाइन सेम है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, यहाँ पे एनाइन सेम है और कैटाइन डिफरेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। यहाँ पे क्या था? कैटाइन सेम था, एनाइन डिफरेंट थे। एनाइन को देखा आपने, स्मॉल था। यहाँ पे एनाइन सेम है, कैटाइन डिफरेंट है, सबके सब यूनी यूनी है। तो यहाँ पे आपने चेक करना है कि कैटाइन कौन सा स्मॉलेस्ट है यहाँ पे। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे लिथियम की साइज़ क्या है? स्मॉलेस्ट है। ये हो गया यूनी यूनी का चक्कर, ठीक है। अभी आते हैं यूनी यूनी, यूनी बाय, बाय बाय, बाय ट्राई, सारे डिफरेंट अगर आ जाएँ ऑप्शन, जैसे लिथियम क्लोराइड, यहाँ पे आ रहा है सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पे आ रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कैल्शियम क्लोराइड, ओके। यहाँ पे बताएं किसकी लेटाइस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आप चेक करें, प्लस माइनस 2, ये +1। एल्यूमिनियम क्या होता है? +3 और ऑक्सीजन -2, ठीक है, +2 और ये -1 है। तो मुझे पता है ये हो गया यूनी यूनी, यूनी यूनी की क्या होती है? लेस होती है। ये हो गया यूनी बाय, यानी यूनी बाय की बाय बाय से लेस होती है। यहाँ पे देखें, ये हो गया ट्राई बाय, यानी यहाँ पे लाई कर रहा है ऑप्शन, है ना, ट्राई बाय इधर। तो यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? सी। इसी तरह आप कंपाउंड उठा के, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो हाउ टू फाइंड लेटाइस एनर्जी, वैसे इसका ये फार्मूला है एक्चुअल, पर इस फार्मूले पे प्रोसेस हो जाएगा लंबा, इससे टाइम बहुत कम होता है एंट्री टेस्ट में। तो आपने ये वाली ट्रिक यूज़ करनी है। नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी कौन सी है कि आयोनिक बॉन्ड इज़ प्रेजेंट, ठीक है ना, आयोनिक बॉन्ड इज़ प्रेजेंट। दूसरी बताएं, दूसरी कौन सी होगी? आर हार्ड, ये क्या होते हैं? आर हार्ड सॉलिड, ये सख्त होते हैं, ठीक है, कलमी शक्ल में होते हैं। आर हार्ड सॉलिड, रिजिड। ब्राइटल इन नेचर, कह सकते हैं आप ब्राइटल इन नेचर, ब्राइटल इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है? ब्राइटल इन नेचर का क्या मतलब होता है? डू यू नो व्हाट इज ब्रिटल मीन्स? ब्रिटल, ब्रिटल इन नेचर, इसका मतलब होता है बोरे बोरे हो जाना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बोरे बोरे, बोरे बोरे हो जाना, यानी बुरी वञण, सिंधी बोली में चवंदा आहिनि, ठीक है ना, बोरे बोरे हो जाना। आयनिक कंपाउंड इस तरह होता है ना, एक कैटाइन होता है, एक एनाइन होता है, इस तरह जुड़े होते हैं। कैटाइन होता है, एनाइन होता है, इधर क्या होगा? एनाइन होगा, इधर कैटाइन, एनाइन इधर कैटाइन, ठीक है ना। ये आयनिक है। आप यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करें बाय मीन्स ऑफ मशीन या हथौड़ा लगाने से क्या होगा कि ये वाला पार्टिकल इधर हो जाएगा ना, यानी ये पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव पार्टिकल, ठीक है ना, इधर क्या हो जाता है? क्या बोलते हैं? इधर, इधर सुर आएगा ना, माइनस, ये इधर सुर आया, ये इधर आया और ये आगे चला गया ना।
अभी बताएं सेम चार्जेस क्या होती हैं आपस में, एक दूसरे को रिपेल करती हैं, ठीक है ना। तो रिपेल करने से ये पार्टिकल्स स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, यानी पार्टिकल्स जो हैं वो इस फॉर्म में चले आएंगे, यानी ये प्लस इधर रहा माइनस इधर गया, टूट जाएंगे ना अलग अलग, प्लस इधर माइनस इधर, ठीक है, प्लस माइनस। तो इसे कहते हैं बोरे, बोरे यानी पाउडर की शक्ल में चले जाएंगे। सो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ब्रिटल इन नेचर होते हैं। आयनिक कंपाउंड की तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, आर नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। याद करना आयनिक बॉन्ड जो है ना वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। क्यों कहते हैं इसको नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, क्योंकि ये जो आयन है प्लस इसके सराउंडिंग में ये नेगेटिव आयन है, जिसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो ये भी याद रखना NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, यानी देखें 6 क्लोरीन जो है ना क्लोराइड आयन ईच सोडियम आयन को क्या कर रहे हैं, सराउंड करते हैं। तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर वो इसका कितना है 6 है, यानी इधर से भी अट्रैक्शन इधर से भी अट्रैक्शन इस साइड से भी, हर तरफ से क्या है अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये क्या हुआ सर्किल में आ गया अट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं नॉन डायरेक्शनल। सो आयनिक कंपाउंड की जो चौथी प्रॉपर्टी है, चौथी कौन सी है, आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ये पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जो भी है, जैसे आप एग्जांपल लिया करें, घर में हम यूज़ करते हैं ना नमक NaCl पानी में हल हो जाता है, सबको पता है, हाँ हल हो जाता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो है ना वो सॉल्युबल होते हैं, किस में, पोलर सॉल्वेंट में। सो NaCl को पानी में डालो तो जाहिर है ये इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्युबल होगा, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट कौन से हैं, लाइक वाटर। और कौन सा है पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, आपके एसिड्स पोलर हैं, ठीक है, जैसे HCl H2SO4 HNO3। इसी तरह अल्कोहल भी पोलर है, ठीक है, अल्कोहल भी पोलर है। तो इनमें ये आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड कौन से सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, फ्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, फास्फेट आयन। ये 3 आयन याद करना, विथ कैल्शियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन, बेरियम आयन। ये आपस में हो तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, हालांकि इनमें आयनिक बॉन्ड है पर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। जैसे अगर कहें कैल्शियम फ्लोराइड वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, कहेंगे नहीं, ठीक है, ये ऑलमोस्ट स्लाइटली सॉल्युबल होता है। सो ये इसका रीज़न क्या होता है कि पानी में, ये पानी है, ठीक है ना, इस पानी के अंदर लेटाइस नहीं, इस पानी के अंदर होती है सॉल्वेशन एनर्जी। क्या होती है, सॉल्वेशन एनर्जी। और जो नमक हम डिज़ोल्व करते हैं जैसे NaCl, ये जो साल्ट होते हैं ना ये रखते हैं लेटाइस एनर्जी Le। लेटाइस एनर्जी अगर कम होगी और सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो चीज़ सॉल्युबल होगी। यानी नमक में जो लेटाइस एनर्जी है, लेटाइस एनर्जी वो इसकी कम होती है, किससे, सॉल्वेशन एनर्जी से, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर क्या हो जाता है, हल हो जाता है। इसके बरक्स अगर मैं इसमें पानी में क्या डाल रहा हूँ, CaF2, ये वाले साल्ट CaF2 मैंने डाला, इसमें कौन सी एनर्जी होती है, सॉल्वेशन एनर्जी, और इसमें कौन सी एनर्जी है, लेटाइस एनर्जी। तो लेटाइस एनर्जी अगर ज़्यादा है किससे, सॉल्वेशन एनर्जी से, तो वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। याद करना, इनसॉल्युबल होगा। और अगर लेटाइस एनर्जी कम है सॉल्वेशन एनर्जी से तो वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो ये वाले कंपाउंड कुछ माइंड में रखने हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होता है,
ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई, MP, BP values are high in ionic compound. IC means ionic compound. Ionic compounds conduct electricity. Last point mind में रखना, ionic compounds conduct electricity. Ionic compounds conduct electricity. ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो बिजली कंडक्ट करते हैं इन विच स्टेट, फ्यूज स्टेट और सॉल्यूशन फॉर्म। इन फ्यूज स्टेट और सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, ये आखिरी पॉइंट माइंड में रखना। ठीक है, फ्यूज स्टेट और सॉल्यूशन फॉर्म में ये बिजली कंडक्ट करते हैं। अगर मैं पूछूं, MCQ दे रहा हूं यहाँ पे, विच कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा कंपाउंड जो है वो बिजली कंडक्ट नहीं करेगा? A NaCl सॉल्यूशन, B कह रहा है H2SO4 सॉल्यूशन, C NaCl molten, D NaOH S मीन्स सॉलिड्स। अभी देखें कौन सा कंपाउंड बिजली कंडक्ट नहीं करेगा। तीन चीज़ें, एसिड, बेस, साल्ट, ये बिजली कंडक्ट करते हैं दो हालतों में। नंबर 1 इन सॉल्यूशन फॉर्म, अगर वो लिक्विड है या सॉलिड है, पानी में डालोगे तो आयन में टूट जाएगा। प्योर स्टेट में कभी भी कोई भी चीज़ कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी। इन प्योर स्टेट, एनी सब्सटेंस except metals or graphite do not conduct electricity. ठीक है, याद करना। ठीक है, कोई भी चीज़ प्योर स्टेट में हो, सवाए मेटल के, लोहा, उसमें से बिजली पास हो जाएगी, गोल्ड में से हो जाएगी, आयरन से, मेटल और ग्रेफाइट से हो जाएगी बिजली कंडक्ट, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। बाकी जो कंपाउंड होते हैं ना, वो कभी भी अपनी प्योर स्टेट में बिजली कंडक्ट नहीं करते। जैसे NaCl सॉलिड हो, उसमें से बिजली हम पास कराएं क्योंकि आयंस फ्री नहीं होते। H2SO4 लिक्विड फॉर्म में हो, प्योर स्टेट में है, क्योंकि उसकी आयंस फ्री नहीं है। हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को पानी में डालते हैं। पानी में डालने से ये वो क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं। आयंस की वजह से, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और देखिए NaOH सॉलिड है क्योंकि इसमें आयंस फ्री नहीं है। H2SO4 सॉल्यूशन में है, इसमें आयंस फ्री होंगे। यहाँ पे NaCl सॉल्यूशन में आयंस फ्री होंगे। NaCl यहाँ पे मोल्टन फॉर्म में आयंस फ्री होंगे। तो याद रखना, प्योर स्टेट में वो कंडक्ट नहीं करेगा। उम्मीद के आपको आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया होगा। आज हमने बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में लिया, और ये इसलिए लिया ताकि आप आयनिक क्रिस्टल, सॉलिड स्टेट में जो टाइप्स है ना सॉलिड के, आयनिक क्रिस्टल, उसमें से एक ये वाला टॉपिक भी है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है वो कोवलेंट बॉन्ड, उसको अच्छे तरीके से समझें ताकि आपको थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग समझ में आए। इंशाल्लाह मैं आपको इसमें बहुत ज़बरदस्त ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एनर्जीज, बॉन्ड एनर्जी, इसके सवाल हल कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।